हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को कि सब आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 11th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे लेक्चर नंबर 1 देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 को जरूर आप लोग देखें। ठीक है। जिसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में बातचीत किया था, इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का। ठीक है। उसमें मैं अपने प्यारे बच्चों से बात किया था कि हम लोग रिफरेंस ऑफ फ्रेम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग उसको कहते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिर हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन के बारे में हमने बातचीत की थी, जिसमें हमने 1D 2D और 3D मोशन के बारे में बातचीत किया था। फिर हमने रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑक्सीलेशन मोशन के बारे में बातचीत किया था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में लेक्चर नंबर 2 में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। हालांकि आपको इनकी कुछ चीजें आपको पता होगा, इनका डिफिनेशन भी आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। ठीक है। देखो, जो मूविंग पार्टिकल है, हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं। कोई बंदा रेस्ट में है तो बच्चों रेस्ट वाले पार्टिकल की हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो बंदा मोशन कर रहा है उसकी बातचीत चल रही है। ठीक है बच्चों। चलो, तो अगर मान लो कोई बंदा मोशन कर रहा है, मान लो ये आपकी कार है, आप इस कार में बैठे हुए हो और आप मेरे प्यारे बच्चों इस रोड से कार को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चे पहले आप यहाँ पर थे पॉइंट ए पर, और आपको बच्चे फाइनली मान लो पहुंचना है यहाँ पर बी पर, यहाँ पे आपका घर है। ठीक है। तो आप बच्चे सबसे पहले ऐसे चले 10 मीटर, फिर आप चले यहां से यहां तक 5 मीटर, फिर आप यहां से यहां तक चले 10 मीटर। तो मेरे प्यारे जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जो पाथ है उस पाथ के टोटल एक्चुअल लेंथ के बराबर हम लोग कंसीडर करते हैं डिस्टेंस को। ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार, तो आप कहेंगे सर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग के बाद वो 10 मीटर चला सीधा, उसके बाद घुमा तो 5 मीटर चला, उसके बाद घुमा तो 10 मीटर और चला। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय दिस कार आपसे पूछा जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि सर 10 + 5 + 10 यानी कि 25 मीटर ये कार चली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों एक हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मान लो आपके घर में आपके मामा आए, मामा जी ने पूछा बेटा बता आपका स्कूल कितना दूर है, तो दूरी बताना, दूरी पूछ रहे हैं, है ना, कितना डिस्टेंस है यहाँ से घर से आपके स्कूल का। तो आप कहते हो मामा जी 2 किलोमीटर, और आप साइकिल से चले जाते हो आराम से। कोई कहता है 1 किलोमीटर। तो क्या जो उन्होंने पूछा उसका उनको आंसर मिल गया, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, एकदम वो आंसर से संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने वही पूछा ही था कि कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, मैंने बता दिया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी होगा। ठीक है बच्चे। तो यानी क्या आपने डायरेक्शन बताया, आपने कहा नहीं जी। लेकिन अब अगर मान लो उनको आपके स्कूल पे जाना है, किसी कारणवश मान लो आपने बदमाशी कर दी, आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अगर आपके टीचर से उनको मिलने जाना है और वो जानते नहीं है आपके स्कूल को कहाँ है, तो आप पूछेंगे कि आपका स्कूल कहाँ है। उनका क्वेश्चन ये होगा कहाँ है। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देते हो,
आप मेरे प्यारे बच्चों बोलते हो कि घर से निकलिए इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन देते हो कि पूरब डायरेक्शन में जाएंगे इस रोड को पकड़ करके, उसके बाद एक चौराहा आएगा मामा जी, उस चौराहे से आपको राइट हो लेना है या लेफ्ट हो लेना है, उसके बाद सीधा जाएंगे। ठीक है, तो जैसा भी ये सब जो भी आप बता रहे हो कि चौराहा आएगा या उसके बाद दाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, ये सब क्या है? डायरेक्शन है। तो यानी कि जब मामा जी ने आपके स्कूल के लोकेशन को जानना चाहा, उसके पोजीशन को जानना चाहा, तो आपने डायरेक्शन बता दिया। तो इसीलिए जो पोजीशन होता है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? डायरेक्शन होता है, उसमें वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आई? ठीक बात है। तो इस तरीके से हम लोग आज की क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों को डिस्टेंस चीजें समझ में आई कि डिस्टेंस क्या होता है? टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई अ पार्टिकल इन अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, छोटा सा डिफिनेशन है कि लेंथ ऑफ पाथ, जो पाथ उसने चला, ठीक है, कौन? जो मूविंग पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी सर्टेन टाइम में, उसको हम क्या कह देते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका डायमेंशन एल होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए। और डायमेंशन यूनिट के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने पहला चैप्टर देखा कि नहीं देखा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट? तो मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे हमने सब कुछ, उसका यूनिट क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, वो सारी बातें हम लोग ने कर रखा। तो लेंथ होता है एल से स्टार्ट होता है, तो इसके डायमेंशन को हम कैपिटल एल लिखते हैं और बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अब अगला जो बात आता है वो आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे मान लो, एग्जांपल से समझते हैं। मान ले मेरे प्यारे बच्चे ये आपका पहला इनिशियल पोजीशन है इस पेड़ के पास। ठीक है, इनिशियल पोजीशन आपका यहां पे है इस पेड़ के पास। ठीक है, उसके बाद मान लो मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर अपने घर जाना है, ठीक है, आपको अगर मान लो घर जाना है, तो आप मान लो ए से चलते, दो रास्ते हैं, आप ये समझ लो कि आपके पास चलने के दो रास्ते हैं। ठीक है, तो आप एक रास्ता ये वाला चूज करते हो, आप ए से गए सी पर, फिर सी से गए मेरे प्यारे बच्चों बी पर। ठीक है, आप घर पहुंच गए, है ना? तो हमने कहा क्या कोई शॉर्ट तरीका नहीं है घर पहुंचने का? तो आप कहेंगे है ना, ये वाला जो रास्ता है एकदम शॉर्ट तरीका है। ठीक है, और ये जो आपने रास्ता अपनाया ए से सी, सी से बी जाने का, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? हमारे पास थोड़ा सा बड़ा रास्ता है। ठीक है, तो हम घूमते टहलते हुए, मौज करते हुए चलते हैं, तो हमने बड़ा रास्ता चूज किया और हम लोग घर पे आराम से पहुंच गए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे प्यारे बच्चों अलग चीज है, और जो डिस्टेंस है वो अलग चीज है। तो समझिएगा, आपका फाइनल पोजीशन कहाँ है? आपका फाइनल पोजीशन तो आपका घर ही होगा। घर टाइम से नहीं पहुंचोगे तो पापा पिटाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास कंडीशन था इस वाले फिगर का, है ना? देखो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अगर आप ए से चले और बी पे पहुंचे और आप इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, है ना, इस वाले पेड़ वाले रास्ते को, यहां से आपको चलना है, फिर यहां पे पहुंचना है सी पर, उसके बाद बी पे पहुंचना है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा लेंथ बता दो या डिस्टेंस बताओ, कितना तुम डिस्टेंस कवर किए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस होता है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ये जो हमारे पास बच्चा है, तो वो क्या हो जाएगा? ये 5 मीटर चला प्लस 3 मीटर चला, यानी कि 8 मीटर चला और वो घर को पहुंच गया। बात समझ में आई? अब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। बस हमको इनिशियल आप कहां थे, फाइनल आप कहां हैं,
उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप थे ए पर, पहुंचना है आपको बी पर, तो ए से बी का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही हमको चाहिए, तो जो कि दिख रहा है बच्चों 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, वो मेरे प्यारे बच्चों है 4 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही डिफरेंस है। आपने देखा कि डिस्टेंस जो टोटल जो पाथ लेंथ है वो कवर कर रहा है उसको हम कह रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे डिफाइन किया, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये बच्चा देखो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आपको इनिशियल से फाइनल तक पहुंचना है तो आपके पास यही रास्ता है, यही डायरेक्शन है, वही शॉर्टेस्ट पाथ है। समझ पाए? तो इसलिए इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, it is represented by the vector drawn from initial position to final position। जो कि वेक्टर, अगर हम बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर वेक्टर के बारे में ही, तो आपको पता है कि हम लोग एरो से वेक्टर को दिखाएंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपने नाम सुना है, लेकिन अच्छे से हम उसको जानते नहीं है, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में आएगा। बाकी अभी आप सीखिए कि इसके पास डायरेक्शन भी है, तो हम उसको कहेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके पास भी यूनिट बच्चों मीटर है, इसका भी डायमेंशन क्या होता है, लेंथ ही होता है। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन दोनों का क्या है बच्चों, सेम, दोनों मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कुछ अंतर है, तो उस अंतर को मैं अपने प्यारे बच्चों को इस टेबल से समझाऊंगा। आ जाओ, टेबल को अच्छे से आपको देखना है। टेबल में मेरे प्यारे बच्चों हमने एक जगह लिखा है फीचर, उसके बाद डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। फीचर में सबसे पहले डिफिनीशन क्या कहती है भैया, तो डिफिनीशन कहती है डिस्टेंस की कि टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। ठीक है, कि जो टोटल लेंथ एक्चुअल पाथ होता है, जैसे जैसे वो जाता है सबको वो ऐड कर दो, वही होता है डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो है बच्चों शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। बस ये तो डिफिनीशन कहता है। नेचर क्या है, हमने अभी बताया आपको कि ये स्केलर है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और ये बच्चों वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। किसके पास, डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगला हमारे पास फीचर क्या है कि क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है, तो बच्चे ये कहता है यस, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर, जैसे जैसे जाएगा सबको ऐड करना है ना, तो बच्चे यस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ टेकन, लेकिन ये नहीं होता है ना। आप इस फिगर में देखो कि जो बंदा था, मान लो इस बंदे का नाम है राजू, जो राजू बच्चा है वो ए से सी गया, सी से बी गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कहां कहां घूमा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पाथ पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखा गया साफ साफ, नो डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों वैल्यू, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 0। मान लो जब आपने चला ही नहीं, जो मैं हूं, मान लो मुझे चलना है, मैं जब चला ही नहीं, रेस्ट में हूं, तो बच्चे डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 0। और जो भी डिस्टेंस अगर मैं मान लो चलता हूं, मैं कवर करता हूं, तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक बात है। चलिए, अब बच्चों आपके लिए एक फिगर है, इस फिगर को आपको अच्छे से देखना है और इसका आंसर देना है। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेयर इज रनिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड, डायमीटर क्या दिया, 50 मीटर। ठीक है बच्चों,
डिटरमाइन हिज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर कवरिंग हाफ द पेरीमीटर। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, मान ले आप ही हैं और मैंने आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और आप ऐसे इस वाले सर्कुलर पाथ पर ऐसे मोशन कर रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा अ प्लेयर रनिंग ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, जिसका डायमीटर दिया बच्चों 50 मीटर, यानी कि अगर रेडियस निकाला जाए तो क्या होगा, रेडियस होता है बच्चों d/2 के, यानी कि आप कहेंगे 25 मीटर। अरे हाँ या ना, रेडियस और डायमीटर में यही तो डिफरेंस होता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो आर हो जाएगा 25 मीटर के बराबर, ठीक है। अब क्वेश्चन जो कहा उसको पढ़ो, डिटरमाइन हिज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और आपको डिस्टेंस भी बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो अगर मैं डिस्टेंस की बात यहाँ पे करूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ पे मान लो मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों को अगर हमको कैलकुलेट करना, सबसे पहले डिस्टेंस देखो, मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया चलना, ये मान लो पॉइंट्स ए है, और कह रहा है कि हाफ, कह रहा है देखो डिटरमाइन ही डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर कवरिंग हाफ द पेरीमीटर, यानी कि यहां से चला तो यहां पे पहुंच गया होगा, मान लो इस पॉइंट का नाम बी है, और यहीं पे बैठ के वो चाय नाश्ता कर रहा है, ठीक है बच्चा। चलो, तो अगर यहाँ पे चाय नाश्ता करने आप रुके, ठीक है, चाहे आप इधर से गए चाहे आप नीचे से गए, जैसे मतलब वैसे गए, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, आप बस यहाँ से चले और मान लो ऊपर रास्ते ही आप चले और यहाँ पे बी पे पहुंच गए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना चले, आपने कहा भैया हम तो यहाँ से यहाँ तक आधा चले, यानी कि हाफ पेरीमीटर के, तो पेरीमीटर यानी कि कितना होता है बच्चे, 2πr होता है ना, तो इसका आधा तो आप चले, तो बच्चे आपको कहना है कि सर हमने πr चला, कितना चला, πr। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई, वैल्यू रख देंगे तो 25 पाई मीटर के बराबर आपका आंसर होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप इनिशियल कहां थे, आप फाइनल कहां थे, उन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन एकदम बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो क्या है, वो तो बच्चे यही होगा ना, ए से सीधा चला बी पे पहुंचना है, तो बच्चे कितना हमारे पास है 50 मीटर, यानी कि डायमीटर के बराबर ही तो होगा, अरे बोलोगे, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस है और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अरे बोलोगे, अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि मान लो एक राउंड कवर कर लिया, मान लो इसी क्वेश्चन में चीजों को मैं और आगे बढ़ा देता हूं, मान लो ये ए था, ठीक है, ठीक है। अब मान ले मैं इसी क्वेश्चन में चीजों को और समझा दूं आपसे कि आफ्टर completed वन राउंड, मान लो एक राउंड उसने कंप्लीट किया तो कहां पे पहुंच जाएगा बच्चे, तो ए से चला तो फिर से ए पर ही आके रुक जाएगा, ठीक है, ए से चला ए पर ही। तो अब डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे इस वाले कहानी में, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अगर इस कहानी में आप डिस्टेंस की बात करोगे तो टोटल कितना पाथ चला वो, तो आप कहेंगे पूरा पेरीमीटर चल दिया है, यानी कि 2πr होगा, तो 2 इंटू पाई आर कितना है 25, यानी कि 50 पाई के बराबर, ये डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कौन मुझे बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पे। तो बच्चे आप कहोगे कि सर ए पे था ए पे आ गया, यानी कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जब सेम है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल और फाइनल जब बच्चे सेम पॉइंट हो जाएगा तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो है ना, तो बस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को करोगे। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों स्पीड के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो चलो बच्चा स्पीड के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है मेरे प्यारे बच्चों रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ
और कितना टाइम लिया, उसी के रेशियो को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या आप कह दोगे कि रेट ऑफ डिस्टेंस को आप लोग कहते हैं स्पीड, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो एक बार इसके डिफिनीशन को सीखिए। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion is defined as the ratio of total path, that is actual distance covered, ठीक है, and the corresponding time taken by the object। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ठीक है जी, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा, उसके रेशियो को हम क्या कह रहे हैं, स्पीड कह रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को स्पीड का यूनिट और स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पीड बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, उसका डायमेंशन LT-1 होता है। ठीक है, ये बातें आपने क्लास 9th में भी सीख रखी हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, यानी कि स्पीड बताने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको ये नहीं बताना है कि कोई कार है वो ईस्ट में जा रहा, वेस्ट में जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, कहां जा रहा, हमको उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। टाइप ऑफ स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। एकदम साफ साफ समझिएगा, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, कवर करता है, तो उसकी स्पीड क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, वही बातें लिखी गई हैं, आप पढ़ लेते हैं। जैसे व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कुछ हमारे पास एग्जाम्पल लिखा गया है, उस एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिए, बाकी इसका फिगर यहाँ पे है। ठीक है, एक फिगर है, देखो, जैसे मान लो मैं हूं, मेरी कार है, मैं कार को चला रहा हूं। ठीक है, अब बच्चे मान लो टाइम स्टार्ट हुआ मेरा t=0 से। ठीक है, और मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं अपनी कार से, तो मैं देखता हूं कि 5 सेकेंड में मैंने अगर मान लो 20 मीटर डिस्टेंस तय किया रोड पे। ठीक है, अगले 5 सेकेंड यानी कि t=5 से t=t सेकेंड, तो 5 सेकेंड ही हुआ ना, 0 से 5 कितना हुआ, 5 सेकेंड ही हुआ, और 10 से 15 में भी बच्चों 5 सेकेंड, मतलब हर एक इक्वल टाइम में मैं देख रहा हूं कितना डिस्टेंस मेरी कार ट्रेवल कर रही है। तो अगर 0 से 5 में 20 मीटर, अगले 5 से 10 में फिर से 20 मीटर, अगले 10 से 15 में फिर से 20 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस मेरी कार ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि जो मेरी स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम A to B एंड कवर अ डिस्टेंस 20 मीटर इन एवरी 5 सेकेंड देन द कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या हो, इसे मान ले आप 0 से 5 तक कैलकुलेट करना चाहते हो कि मेरे कार की स्पीड कितनी है, तो आप क्या जानते हैं, आप कहेंगे कि सर इसकी स्पीड मैं देखना चाहता हूं, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 20 मीटर, और टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड मेरे कार की स्पीड है। आप कहना चाहते हो t=5 से t=10 सेकेंड के लिए, ये 0 to 5 के लिए था, ये मान लो 5 to 10 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से कितना डिस्टेंस चला, 20। अब टाइम क्या था, जीरो से नहीं लेना है आपको, जीरो से नहीं लेना है, t=5 से 10 की बात हो रही, तो यहाँ भी 5 सेकेंड ही है, तो फिर से हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हो कि हर एक 5-5 सेकेंड में मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 20 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास हर एक टाइम पर हमने निकाल लिया कि कितनी स्पीड थी, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करते हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसका जस्ट उल्टा, कि पहले 5 सेकेंड में मान लो 20 चला होगा,
अगले 5 सेकंड में वो 40 चलेगा या उससे कुछ कम चलेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो when a particle travels unequal distance in equal time interval of time, then the speed of particle is called non-uniform या variable speed इसको कहते हैं। एग्जाम्पल पहले समझो। एग्जाम्पल फिर से वही है, वही मेरी कार है, मैं टाइम देखना स्टार्ट किया 0 से 5 सेकेंड में, मान लो मैंने पहले 20 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। अगले बच्चे 5 से 10 में मैंने मान लो 40 मीटर चल दिया, तो इस बार तो 20 ज्यादा चल दिया। अगले 5 मिनट में मैंने कार की स्पीड कम कर दी, यानी कि मैं 10 मीटर ही चला। तो ये क्या बच्चों, सेम टाइम इंटरवल में, यानी कि यहां भी 5 सेकेंड, यहां भी 5 सेकेंड, यहां भी 5 सेकेंड, तो हर एक 5 सेकेंड में मैंने क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो इस टाइप के स्पीड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो वही बातें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। If a car is moving on a straight road and covers 20 meter in first 5 seconds, 40 meter in next 5 seconds and 10 meter in next 5 seconds, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह देंगे, ठीक है। अब आती है बात बच्चों एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा स्टार्ट होती है, मान लिया आपके घर से आपके सिटी की यात्रा आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। आप चलते हैं, मान लो आप एक बाइक से जा रहे हो बच्चा, ये आपकी बाइक है, आप इससे चल रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या घर से आप निकले और आप सिटी में पहुंचे, तो क्या हर हमेशा आपका स्पीड सेम रहा होगा? आपने कहा नहीं। पहले जब मैं अपनी बाइक पे बैठा तो मेरी स्पीड 0 थी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, मैंने चलना स्टार्ट किया, तो वहां पे मेरी जो बाइक की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर रही होगी। बाइक में दिखता है ना वो स्पीडोमीटर में, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे एक्सीलेटर को और बढ़ाए, स्पीड को और बढ़ाए, तो मेरे बच्चों 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, ऐसे आपका जो कांटा है बाइक में वो चल रहा है, ठीक है बच्चा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप बच्चे जो लगातार आप अपने घर से निकले सिटी तक पहुंचे, तो उसमें आपकी स्पीड तो यूनिफॉर्म नहीं थी, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही है। लेकिन अगर मान लो आपको, आपका कोई वेट कर रहा है, आपका मित्र सिटी में आपसे मिलने जाना था, उससे मिलने जाना था आपको, और वो कहीं पे आपका वेट कर रहा है, आप घर से निकले वहां पे पहुंचे, वो आपसे पूछता है कि यार बहुत टाइम लग गया, कैसे बाइक चला रहे थे, कितनी स्पीड से चला रहे थे, तो बताओ क्या आप पूरे यात्रा का उसको डिटेल दोगे कि भाई देख, मैं पहले चला 0 से, फिर 10 पे आया, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर ब्रेकर आ गया, फिर कोई बंदा आ गया, फिर जाम आ गया, ये सब चीजें क्या आप बताओगे? नहीं, आप कहोगे कि ऐसे ही 40 की स्पीड से चला के आया हूं। तो यानी कि वो जो डेटा आप बता रहे हो बच्चों, क्या है, वो एवरेज स्पीड आप बता रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान ले आप लोग क्लास में बैठे हो, बाहर से कोई आता है मेरे से पूछता है कि बताइए आपके क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी उम्र क्या है, उनकी आयु क्या है। तो मेरे पास जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, क्या उनकी उम्र सेम होगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी का मेरे प्यारे बच्चों 6 मंथ कम होगा, किसी का 6 मंथ ज्यादा होगा, कोई 1 साल बड़ा हो सकता है, कोई 2 महीने बड़ा हो सकता है, कोई 2-4 दिन बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में होगा कि आप लोग क्लास 11th में बैठे हुए, तो आप लोगों की उम्र जो होगी 15-16 साल होगी, ठीक है बच्चे। 16 साल या 17 साल में बोल दूंगा, एक डेटा उसको दे दूंगा कि मेरे क्लास 11th में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी आयु कितनी है, तो 16 साल है या 17 साल है, ठीक है बच्चों। एक डेटा मैं उसको बताऊंगा। तो क्या बता रहा हूं, वो एवरेज बता रहा हूं मैं, है ना। तो एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। इतनी बात आप समझ पाए जो कहानी मैंने समझाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है,
और ये इसका डिफिनीशन है मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब अगली बात आती है मेरे प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान ले आप बाइक चला रहे हो, आपके पापा पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो और आप लोग जब पापा बैठते हैं तो बड़े आराम से बाइक चलाते हो ना, आप लोग शैतानी नहीं करते हो क्योंकि लग जाएगी, फिर पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मान लो आप चला रहे हो, ठीक है, तो चलते हुए उन्होंने आपसे पूछ लिया बेटा बाइक की स्पीड कितनी है, तो जैसे उन्होंने आपसे पूछा आप स्पीडोमीटर में देखे और उस डेटा को आपने बताया कि पापा 40 पे बाइक चल रही है, ठीक है, तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके बाइक की स्पीड है, तो उसी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी इंस्टेंट पर जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको बच्चे फॉर्मूले से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू dx बाई dt, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना बच्चे, बात समझ में आ रही है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं वेलोसिटी पे। ये सारी बातें आपने क्लास 9th में सीख रखी है मुझे पता है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये सारी बातें फिर से याद हो जानी चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है कि वेलोसिटी के पास बच्चों डायरेक्शन होता है, ठीक है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस स्पीड, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होती है, ठीक है, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, कैसे कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के रेट को क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी कहते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हालांकि हम लोग सीख चुके कि उसके पास डायरेक्शन है, तो इसलिए वेलोसिटी के पास भी क्या है, डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन भी सेम जैसे स्पीड है। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, वही कि स्पीड बच्चे केवल उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। चलिए अब इसके भी हम लोग टाइप्स को सीख लेते हैं। जैसे अभी हमने सीखा था स्पीड का यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, तो सेम टू सेम हालचाल इसका भी चलेगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बच्चे क्या, वही कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। When a particle moves in such a way that its magnitude and direction remains same, then the velocity of particle is called uniform velocity। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, और जो मैंने कहा कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो बॉडी, तो उसको हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है ना कि इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तब भी चीजें एकदम सही हैं, चीजें एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो। अगला है नॉन यूनिफॉर्म। तो अब मैंने कहा कि अगर मान लो इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या बोथ चेंजेस, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस बंदे के पास डायरेक्शन भी है, तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा तो बच्चे वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों आप सीखोगे, आपके सिलेबस में है सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन, अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और कोई बॉडी है ना, वो बॉडी मेरे प्यारे बच्चों इस पे मोशन कर रही है ऐसे, है ना, ऐसे गोल गोल इस पे मोशन कर रही है। तो बच्चे अगर इसकी स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और लगातार, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, और उसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे? वही डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि किसी पॉइंट के बारे में बात करोगे तो जो वेलोसिटी का होता है डायरेक्शन, वो इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में, मान लो यहाँ बात कर रहे हो तो टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कि जहां जिस पॉइंट पे आप बात करेंगे उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे नीचे है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो ये बातें मेरे प्यारे बच्चों को बहुत ही परेशान करती है, सर ऐसे कैसे हो गया कि वैल्यू सेम है, डायरेक्शन के साथ साथ चीजें अलग हो जा रही हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं कही जाती, हम लोग कहते हैं स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक बच्चा। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से जो वेलोसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। समझ पाए? चलिए, एवरेज वेलोसिटी, सिंपल सी वही बात, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला ऐसे होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के, और ये हमारे पास x2 माइनस x1 यानी कि फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, डिवाइड बाय जो हमारे पास टाइम इंटरवल होता है। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द टोटल टाइम टेकन ऑफ फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास फिर से वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वी आई, मतलब v का मतलब वेलोसिटी, i का मतलब इंस्टेंटेनियस। आप केवल v लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, dx बाई dt, है ना बच्चे। और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसको एरो लगा दिया है। एरो से आप परेशान ना हो, चैप्टर जो अगला होगा थर्ड चैप्टर, उसमें हम लोग वेक्टर और स्केलर के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बस एरो लगा दो, ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। So the velocity of an object at a given instant of time or at a particular point of its path is called instantaneous velocity. ठीक है, चलिए अब बच्चे हमने स्पीड पढ़ लिया, हमने वेलोसिटी पढ़ ली, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है बच्चे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बार पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। ठीक है भाई, ये पोजीशन का हमारे पास इक्वेशन दे दिया, जहां पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ठीक है बच्चा। अच्छा, एंड टाइम टी इज मेजर्ड इन सेकेंड। ए और बी के बारे में बता दिया, ये इक्वेशन दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है पहला, what is its velocity at t equals to 0 and t equals to 2 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, वेलोसिटी क्या है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या What is the average velocity, एवरेज v एवरेज आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है बच्चा। तो ये दो क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा, जो कि आप लोगों के लिए एकदम नया है, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मूला मैं बता दूंगा, बाकी चीजें आप लोग क्लास मैथ्स में इस चीज को सीखेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है।
और इसी चैप्टर में जब हम लोग एक डेरिवेशन करने जाएंगे तो वहां पे मैं आपको एकदम डिटेल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझाऊंगा। डिटेल मतलब उतना ही डिटेल में जितना हमारे लिए काम रहेगा, क्योंकि वो पार्ट्स क्या है बच्चों, मैथ्स का है। तो वो चीजें आप लोग मैथ्स में सीखोगे एकदम डिटेल में, लेकिन जितना हमको काम रहेगा हम लोग वहां पे बातें कर लेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास x पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था कि v होता है dx बाई dt के बराबर। दिखा दूं मैं? चलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये फॉर्मूला हमने लिखा है, कहां गया, ये रहा, dx बाई dt। ठीक है बच्चों, चलो, तो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। अब अपने आप को क्या करना है, अपने को करना है बच्चे, ये है d बाई डी टी, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और नीचे t है ना, तो उसका मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जैसे सिखाऊंगा वैसे आप सीखने की कोशिश करिएगा। देखो, अब क्या होगा, ये d बाई डी टी दोनों हमारे पास जो टर्म है उनके पास लिखी जाएगी। तो लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ a प्लस d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। लिख दिया, चलो बहुत अच्छी बात। अब बच्चों देखिए, ये जो a है ये कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इस वाले टर्म में t तो कहीं दिखा नहीं, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस, ये बच्चों यहाँ पे देखो, जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है उसके साथ है b, तो उसको हम लोग बाहर लिखते हैं। और फिर इस d बाई डी टी को जिसके साथ रखना है उसके साथ हमने रख लिया। ठीक है बच्चों, तो अगले यानी ये हो जाएगी। समझ पाए बात को? हाँ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं, हमारे पास b है। अब देख, ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है इसका मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए फॉर्मूला बता दूंगा। आ जाओ, तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लेंगे। देखो, पहला फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n, आप पढ़ोगे n टू द पावर x के पावर n माइनस 1। ठीक है, n x के पावर n माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है, यहां पे अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका बच्चे डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने किया था कि a कांस्टेंट था, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं था, तो वो 0। तो यही दो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हुए। ठीक है, यहाँ पे a के लिए जो 0 मैंने लिखा वो दूसरा फॉर्मूला लग गया हमारे पास, ये जो a के लिए 0। और इसके लिए अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। देखो, जहां x है वहां t है, जहां n है वहां पे 2 है, तो मेरे पास जो b इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, n बाहर था यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, t के पावर 1 पावर घट जाएगी यानी कि t के पावर 2 माइनस 1 लिखा जाएगा। तो हो जाएगा b 2 इंटू टी के बराबर। तो यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आई आफ्टर डिफरेंशिएशन वो आ गया 2bt के बराबर। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वेलोसिटी को हम लोग पहले क्वेश्चन में 8 t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे देखना चाहते हैं और 8 t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे देखना चाहते हैं। तो बताओ, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी 2b, t की वैल्यू 0 रखना है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका बच्चे क्या हो जाएगा 2b, और t की जगह पे क्या रखना है 2, तो हो जाएगा 4b के बराबर। अब b की वैल्यू ऊपर दे रखी थी, v की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ऊपर हमारे पास दे रखा है, जो कि क्या है 2.5। ठीक है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रख लेंगे। तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू जाएगी 4 इंटू 2.5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। बताओ इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन तो इसका हो गया कि t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 2 पे इसकी वेलोसिटी क्या है। अब बच्चे एवरेज वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड हमको निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा? v एवरेज हमको कैलकुलेट करना है। तो v एवरेज का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों ये होता है, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने लिखा भी है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, चलो दिखा दूं। एवरेज वेलोसिटी देखो लिखा गया साफ साफ, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं कहानी को। अब आपको क्या करना है, x2 जानना है। ठीक है, तो x2 मतलब होगा 8 t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। x1 क्या होगा, 8 t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। दिया है ना एवरेज वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच का। देख लो साफ साफ क्वेश्चन कहा था, कहा है ना, बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो जो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू यही तो है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो चलो x2 x1 पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, x2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी टी का होल स्क्वायर, टी मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, माइनस का x1 मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन तो हो जाएगा a प्लस बी और 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, t2 माइनस t1 यानी कि 4 माइनस 2। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चा, लो आप कहेंगे सर हाँ सर हाँ सर हाँ। चलो तो v एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, v एवरेज वगैरह हो जाएगा बच्चा लोग, देखो अब इसको खोलोगे तो a प्लस ये कितना हो जाएगा 16b, यही तो होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16b माइनस का ये क्या हो जाएगा a प्लस ये b था ना, 4 क्यों लिखा है, ये हो जाएगा a प्लस, अरे क्या लिख रहे हो, a प्लस 4b के। ठीक है बच्चा, और नीचे हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आती है आप कहने यहां से। अब इसी को सॉल्व कर लो ना, एवरेज इज इक्वल्स टू a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b डिवाइड बाई 2। बोलो समझ में आई बात, माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो a से a कट्टी पिट्टी हो जाएगा। हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है बच्चों v एवरेज इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 कितना होता है 12b बाई 2, यानी कि हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6b के बराबर, है ना। अब b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या दे रखा है बोलो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 2.5। ठीक है, तो 2.5 इसमें रखेंगे और अपना काम तमाम करेंगे, 6 इंटू 2.5। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हो। तो ये अपने पास बच्चे आंसर है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, बोलो। तो ये अपने पास दोनों क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि v एवरेज हमने निकाल लिया, हमने v8 0 सेकेंड v8 2 सेकेंड भी निकाल लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए करके दिखा दिया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो देखो डिफिनीशन आपने सीखा होगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन पिछला वाला हमने किया वो क्वेश्चन आपने नहीं सीखा होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजें नई भी हमारे लिए और कुछ चीजें मेरे प्यारे बच्चों वही सेम टू सेम, डिफिनीशन वगैरह सब कुछ वही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके टाइप्स की बात इसके बारे में बात करें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन किधर होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी के रेट के बराबर है, तो इसलिए उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा। तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन LT-2 होता है। ये बातें मेरे प्यारे बच्चों को पता है, पहले चैप्टर में हमने सीखा था, ठीक है। अब इसके टाइप्स को देख लो तो फिर से वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सब कुछ वही सेम टू सेम बातें करने लग जाएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि बच्चों जो एक्सेलरेशन हो वो सेम हो, उसके लिए क्या होगा? वेलोसिटी चेंज ना हो। अरे बोलोगे ना वेलोसिटी चेंज होगा तो बच्चे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज अगर नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और जो जीरो एक्सेलरेशन, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मिनट पर सेकंड, 5 मिनट पर सेकंड, 5 - 5 जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। लेकिन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो बच्चों सेम हो रहा है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी सेम, जैसे मान लो पहले वेलोसिटी थी 2 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले सेकंड मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है, अगले सेकंड में 6 है, अगले सेकंड में बच्चों ऐसे, तो जो चेंज है वो सेम आ रहा है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, ये चेंज जो सेम आ रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। बात समझ में आई? जैसे मान ले यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारे पास टाइम मैं देख रहा हूं, तो पहले मान ले एट t = 0 पे वेलोसिटी क्या थी? मान लो बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड है, मान लिया। तो 1 सेकेंड के बाद कितना हुआ? मान लो हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड हुआ। मान लो 2 सेकेंड के बाद यही 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। मान लो 3 सेकेंड पे बच्चों ये 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो यानी कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड का। हमेशा जो चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड का दिख रहा है। चेंज कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सेम टाइम इंटरवल में बात कर रहा हूं। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 2, टाइम कितना है? 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा है, ठीक बात है। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बच्चे अलग अलग हो। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with variable acceleration if its velocity changes by unequal amount in equal time interval। ठीक है, मान लो पहले 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसे। तो टाइम इंटरवल सेम है लेकिन वेलोसिटी का जो चेंज है वो अलग अलग आएगा, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बातचीत करेंगे। और मैं अपने बच्चों को पहले ही बता दूं कि हम लोग जो डील करने वाले हैं इस मोशन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, हम लोग सारी बातें करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो वही टोटल कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय को टोटल कितना टाइम है, तो उसके रेशियो को। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ द टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद स्पेस होगा बच्चे, यहाँ भी ऑफ दी टोटल है, ठीक है। तो ए एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या V2 - V1 बाई T2 - T1 के बराबर। इंस्टेंटेनियस वही, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं।
तो द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस मोशन। उसको लिखते हैं ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो सारी कहानी एकदम सेम टू सेम, जैसे स्पीड के बारे में, जैसे वेलोसिटी के बारे में, वैसे मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में था। अब कुछ बातें आपको एक्सेलरेशन के बारे में ये याद करनी है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्या क्या जी? देखो, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, मैंने बता दिया, जब वेलोसिटी का चेंज ही ना हो। वेलोसिटी चेंज मतलब यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी होगी तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा? जब मेरे प्यारे बच्चों किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे इंक्रीजिंग। ठीक है। और निगेटिव कब होगा? जब बच्चे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, मतलब कम हो रहा होगा, उसकी स्पीड जब कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि v2 कम हो जाएगा v1 से। ठीक है, सिंपल सी बात है। If the velocity of body is increasing with time, then the acceleration of body is positive। वही बातें जो मैंने कही वही लिखी गई हैं, उसका उल्टा। If the velocity of body is decreasing with time, then the acceleration of body is negative। सिंपल सी बात। ठीक है, अगली बात, if the body is moving with constant velocity, then the acceleration of body is zero। मैंने अभी बताया था कि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सेम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब अगली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो इस बात को कभी कभी लिख दिया जाता है, तो आप मेरे प्यारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि रिटार्डेशन का मतलब क्या है। तो वही नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रिटार्डेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मंदन। ठीक है, चलिए, ये मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप हिज मैक्सिमम स्पीड एट दिस। ठीक है बच्चों, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप फ्रॉम हिज मैक्सिमम speed of this, what is its magnitude of its average acceleration। तो देख मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड, तो यानी कि टाइम का मतलब है, दे दिया 2 सेकेंड की वैल्यू भैया। ठीक है, टाइम दिया अपने पास 2 सेकेंड, तो आप ऐसे लिखते हैं कि गिवन टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कह रहा है कि टू स्टॉप फ्रॉम हिज मैक्सिमम, यानी स्टॉप मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। स्टॉप करने के लिए कह रहा है। यहां पर अगर कहता कि टू रीच हिज मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती, तब समझ पाए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस, तो बच्चे इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो कंसिडर करते और मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी ये थी। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है टू स्टॉप, यानी कि बच्चे जो फाइनल वेलोसिटी है vf वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जानी है। इनिशियल इसका क्या है? vi, उसको मैं लिख देता हूं 18 किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। अब यहीं पे मैं अपने प्यारे बच्चों को एक बात बताऊंगा कि किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में हमको चेंज करना है, हमको वही चाहिए, हमको किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है? हमको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 18 से 18 कट्टी पिट्टी हो गया, हमारे पास बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड। आप याद रखेंगे कि जब किलोमीटर से मीटर पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब इसका उल्टा करेंगे कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करेंगे तो 18/5 हो जाता है, उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास v इनिशियल। अब कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? ए एवरेज।
क्या था बच्चों, वो था v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इसी को हम लोग v2 कहते हैं। इनिशियल मतलब v1 कह देंगे, तो v2 क्या है, 0 है। और फाइनल क्या है बच्चों, हमारे पास 5 है। t2 माइनस t1 मतलब कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, और 0, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास आ रहा है ए एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5, माइनस की वैल्यू है यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। आज की क्लास में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखा और उसके कुछ शानदार शानदार प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी बातें हमने आपको सिखाई सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं कि सर ये बातें नहीं समझ में आई, ठीक है। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आप किसी भी क्वेश्चन के फोटो को क्लिक करके या टाइप करके विद इन 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर बोल रहा हूँ, 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आप हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो उस सुविधा का लाभ मेरे प्यारे बच्चों आपको जरूर उठाना चाहिए। तो अगर इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों सारी चीजें आपको पसंद आई हो तो आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।